स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काईज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए सभी विषयों का बारी बारी हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने साइंस का एक चैप्टर आपको संपूर्ण जो NCERT है उसका फर्स्ट चैप्टर लाइन बाय लाइन उसका अध्ययन करके और हम लोग उससे रासायनिक अभिक्रिया जो फर्स्ट चैप्टर था साइंस का, उससे अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हमने हल किया था, जो पीछे के पहले के वीडियो में आपका उपलब्ध है। आप उसको देख सकते हैं शुरू से। और हम साथ में गणित का जो प्रश्नावली 1.1 था उसका हमने उसको हल कर लिया है और हम एक्सरसाइज 1.2 को हल कर रहे हैं और इसमें हमने अभी तक 4 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हमारा प्रयास होगा कि 5वां, 6ठा और 7वां तीनों प्रश्नों का हल करना हमारा लक्ष्य होगा। और ताकि आज यह समाप्त हो जाएगा तो कल सोशल साइंस हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सोशल साइंस में 4-5 सब्जेक्ट है और सबको मिला करके और तब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका हम जो है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, व्याख्यात्मक अध्ययन, कि हम पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम गणित का ये हल करते हैं। और इसमें आप लोगों से आग्रह है कि कुछ छात्र हमारे ऐसे हैं जो बाहर से भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों को मेरा कोई नंबर वगैरह पता नहीं है, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो लिख ले सकते हैं और अपना नाम और कहाँ से वो पढ़ रहे हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर बॉयज़ होंगे तो बॉयज़ ग्रुप में और गर्ल्स होंगे तो गर्ल्स ग्रुप में उनको वेरीफाई करने के बाद हम ऐड कर लेंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लोग लिख ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का 5वां प्रश्न। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या की परिभाषा यदि हम देखें तो जानते हैं कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती हम 1 से स्टार्ट करते हैं, उसमें 0 शामिल नहीं होता है। एक से लेकर के महासंख्य तक अगर हम संख्याओं को लिखें तो उन सभी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यही कहता है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए कोई एक प्राकृत संख्या कहता है कि हमें लेना है। ये जो संख्या 6n अंक है, 6 टू द एक्सपोनेंट 6 का पावर n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि 6 पर n क्या है, n कोई प्राकृत संख्या है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए। तो मान लीजिए जैसे मैं चेक करके देखते हैं कि 6 का पावर n है, तो हम n के नज़दीक कोई प्राकृत संख्या रख कर देखते हैं। तो ये अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 गुना 6, 6 छका 36। अगर हम मान लीजिए कि 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6, 6 छका 36 छका 216। अगर हम 4 रखते हैं तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 4 बार गुना करेंगे तो 6 छका 36 छका 216, और 216 से 6 में गुना करके देखिए कितना आता है। तो 6 छका 36 का 6 हासिल 3, 6 इकाई 6 और 3 9, 6 दूना 12। तो ये हमारा आ जाता है आपका 1296। देखिए तीनों में ये हमने प्राकृत संख्या
ये 2 3 4, ये n के जगह हम क्या रखें 2, एक बार 3 रख कर चेक किए, एक बार 4 रख करके चेक किए। क्यों? क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है तो हमें कोई भी प्राकृत संख्या लेना है। अब 6 का पावर अगर n के जगह 1 लीजिएगा तो 6 गुना 1 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो हर स्थिति में इकाई स्थान पर कितना आता है? 6 आता है। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर हम 6 का पावर n करते हैं तो n के जगह अगर हम कोई भी प्राकृत संख्या लिख दें तो उसका जो संख्या प्राप्त होगा हमें वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। वो हर हाल में आप कोई भी प्राकृत संख्या लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 भी रख के 5 बार गुना करके देख लीजिए, हर बार इकाई स्थान पर 6 आएगा। तो ये सीधा आंसर है कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सीधा जवाब इसके हिसाब से हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसको चूँकि सोल्व करना है तो हम इसको लिख लेंगे, यदि 6n के इकाई अंक 0 है, इसको हम हल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, यदि 6n का इकाई अंक 0 है तो हमें एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि यदि 6 का पावर n दे रहा है तो उस स्थिति में अगर एक इकाई अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। अंक है तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। इतनी बात आपको लैंग्वेज के रूप में लिखना है कि यदि 6 का पावर n का इकाई अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। अब इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या ले लेते हैं आपको 10 का गुणनखंड कितना होगा? 2 गुना 5। अब देखिए 10 का अगर पावर हम यहाँ n के जगह पर आप 1 रख के देखिए तो 10 गुना 1 10 इकाई 10, देखिए 0 पर समाप्त हो गया। अगर आप पावर 2 रखिएगा तो 10 गुना 10 यानी 100, ये भी 0 पर समाप्त हो गया। अगर आप 3 रखिएगा तो ये हमारा 10 गुना 10 यानी 1 पर 3 0, यानी और इस स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि चाहे आप इसमें से किसी का भी गुणनखंड निकालिए, 10 के पावर 1 का या 10 के पावर 2 का निकालिएगा। जैसे 100 आया है, 100 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो देखिए 2 से 50 गुना 100, 2 से 25 गुना 50 और 5 पचे 25। देखिए 5 अवश्य होगा निश्चित रूप से गुणनखंड में। तभी किसी संख्या का वर्ग अगर हम कोई प्राकृत संख्या रखें तब हमारा इकाई स्थान पर 0 आएगा। इस बात को आपको यह समझना होगा। तो परंतु यहाँ देख रहे हैं, परंतु 6n बराबर क्या होगा? 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 होगा और इसका घात अगर हम n करते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 का पावर n गुना 3 का पावर n, यानी इसका कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि 6n का एकमात्र ये अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 3। 2 और 3 जो है यह है 6n के एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो 2 और 3 है, 3 है, अर्थात 2 और 3 यहाँ है नहीं लिखे, 3 6 के एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। और जब ये एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 है और ये 6 के गुणनखंड में अगर 5 नहीं शामिल है तो किसी भी परिस्थिति में यह संख्या जो है 0 पर समाप्त
नहीं होगा। तो इसलिए 6n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इसलिए ये जो संख्या है कौन सा 6n, इसलिए संख्या 6n पावर n, इसलिए संख्या 6n पावर लिखिएगा यहाँ पर n, संख्या 6n कभी भी शून्य लिख दीजिए, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमारा ये 5वां प्रश्न हमारा क्लियर हो गया और 5वां प्रश्न को समझाने के लिए हमने ये व्याख्या किया था। तो अब हम इसको मिटा देते हैं और 6ठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है आपका अभाज्य संख्या, एक होता है आपका अभाज्य संख्या। तो इसके आप जानते हैं कि वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, इसमें या तो 1 से भाग लगेगा नहीं तो 2 से लगेगा। 3 अभाज्य संख्या है, इसका भी 2 गुणनखंड है, 1 या 3, 1 से भाग लगेगा 1 के पहरा में आएगा नहीं तो 3 के पहरा में आएगा। 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये इसका 3 गुणनखंड हो जाएगा, 1 2 और 4, ये 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो एक बात बताइए कि ये 4 जो है 1 2 और 4 तीनों के पहाड़ा में आ जाएगा। तो जो 2 से अधिक पहाड़ा में आएगा वो आपको भाज्य संख्या होगा, और सिर्फ खुद एक और खुद के पहाड़ा में आएगा, यानी जो 2 संख्याओं से विभाजित होगा एक और स्वयं से, वे अभाज्य संख्या होगी। और जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा वो भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ हमें देखना है कि ये जो दोनों हमारा संख्या युग में दिया है, इस भाज्य संख्या क्यों है, इसको कहता है कि ये भाज्य संख्या और आखिर क्यों है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 दिया हुआ है एक संख्या बराबर, एक संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 है यहाँ पर। अब ये देखिए इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें अब 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, क्योंकि इस प्लस के इस साइड में भी 13 शामिल है और प्लस के इस साइड में भी 13 शामिल है। तो 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ गुना 11 हो जाएगा और यहाँ 13 एकाई 13 हो जाएगा। इतना अब प्लस कितना हो गया 1। तो ये हमें प्राप्त होता है, यानी हमें प्राप्त होता है 7 गुना, ये कॉमन लिए हैं तो ये भी बाहर नहीं रहेगा, ये भी भीतर ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों में हम कॉमन लिए हैं तो इसको भीतर कर लीजिए। ये यहाँ पर लिखिए प्लस ये 1,
13 कॉमन लिए तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 11 बचा और यहाँ 13 ले लिए तो 1 बचा, 13 इकाई 13 और प्लस फिर ये 13 इकाई 13 ये हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा ये आ गया। अब दूसरी संख्या का स्थिति देखिए, तो दूसरी संख्या जो हमारा आ रहा है, दूसरी संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है लास्ट में। तो ये 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। प्लस के पहले भी 5 है और प्लस के दाहिने तरफ भी 5 है। तो 5 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे हम। 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 5 इकाई 5 बचा। तो ये इतना आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो ये दी गई जो संख्या है इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। अब ये जो संख्या आपको प्राप्त हुआ इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। अब कैसे 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसको हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको गुना करके भी अगर निकालें तो भी हमें पता चलेगा कि 2 से अधिक गुणनखंड है। कैसे? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर एक 13 हो गया, एक 7 हो गया, एक 11 हो गया, ये सब इसके गुणनखंड ही तो है। या ऐसे भी आप समूल रूप से अगर इसको हल करके भी देख लीजिएगा तो 11 सते 77 इकाई 77, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 78 होगा। 78 से मान लीजिए कि 13 में गुना करके देखिएगा तो 13 अठे 104 के 4 हासिल 10, 13 सते 91 या 10 कितना होगा, 101, फिर 1014 और 1014 का आप गुणनखंड निकाल के देखिए। 2 पचे 10, 0 2 सते 14 और फिर इसका निकाल के देखिए 7 5 12 होता है तो 3 से कट जाएगा। तो 3 इकाई 3 2 उतरेगा, 2 पर 0 20, तो 3 6 18, 20 में से 18 गया 2, 2 पर 7 27, 3 9 27, 9 6 15 1 16। अब ये जो ये देख रहे हैं ये कितना आया, 13 से 13 बार गुना कीजिएगा तो 169 आएगा। तो देखिए 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड और 4 गुणनखंड, यानी ये जो दोनों संख्या है इसका देखिए यहाँ पर भी आया है 2 3 13 13 और यहाँ देखिए 13 7 1, यहाँ अलग ही हमने निकाल के देख लिया 2 3 13 13, यानी ये 4 तरह का इसका गुणनखंड आ रहा। तो वे सभी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो चूँकि यहाँ पहली और दूसरी दोनों जो संख्याएं हैं इस दोनों के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। हमको बताना था कि क्यों है, तो सीधे इसका आंसर लिख दीजिए यहाँ। इसलिए दी गई दोनों संख्या आप लिख दीजिए। एक है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और एक संख्या है आपका 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ये एक संख्या ये हुआ और एक संख्या ये हुआ। तो दी गई दोनों संख्याओं इतना और इतना का 2 से अधिक गुणनखंड है। हम यहाँ गुणनखंड निकाल करके देखे थे, ये 1014 का अधिक गुणनखंड है, अतः क्या है, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। यही बताना था कि ये भाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं कैसे। तो हमने यहाँ दिखा दिया कि ये कैसे भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि दोनों को अगर हल करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका जब गुणनखंड निकालिएगा तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक आएगा, और इस कारण से इसको हम कहते हैं कि ये दोनों जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं हैं।
तो इस तरह से हमारा छठा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। और अब हम चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के तरफ। तो यहाँ देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना, ये 7वां क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई खेल का मैदान है इस तरह का, और इसके चारों ओर ये वृत्त के आकार का ये रास्ता है, ये पथ है, ये पथ है। और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी ये जो वृत्ताकार पथ है, इससे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, और रवि 12 मिनट में आपको एक चक्कर पूरा करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर। अब सोनिया को कितना समय लग रहा है, देखिए ये 18 मिनट लग रहा है, तो आप लिख दीजिए 18 मिनट। और दूसरा है, दूसरे का नाम क्या है, रवि। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। तो लिख दीजिए, और रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर। रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट। यानी रवि थोड़ा सा तेज़ दौड़ रहा है सोनिया से, क्योंकि सोनिया को एक राउंड घूमने में 18 मिनट लग रहा है, और एक राउंड घूमने में रवि को मात्र 12 मिनट लग रहा है। तो ऐसे अगर हम नॉर्मल देखें तो सोनिया अगर 2 राउंड मारती है तो 18 दूना 36, 18 मिनट, यानी 2 राउंड अगर लगाती है तो आप समझिए इसमें क्वेश्चन है कि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। मान लीजिए कि यहीं पर दोनों एक ही स्थान पर से चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों जो है से यहाँ से दौड़ना शुरू किया। मान लो यहाँ सोनिया है और यहाँ रवि है। ये सोनिया दौड़ना शुरू की, यहाँ रवि दौड़ना शुरू किया। अब ये रवि थोड़ा सा फास्ट दौड़ रहा है, तो इसका कहना है कि कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पहले स्थान पर जहाँ से ये दोनों दौड़ना शुरू किया था, उस स्थान पर दोनों कितना देर के बाद मिलेगा। तो ये जो है आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपको ये नहीं इसमें दिया है कि कितना चक्कर लगाने के बाद मिलेगा, कितना देर के बाद मिलेगा। तो इसको हम सीधे इस तरह के प्रश्न को हम सीधे एलसीएम निकाल देंगे। तो लिख देंगे इसलिए पुनः कितने समय बाद, तब इसलिए एलसीएम इक्वल टू, तो ये आपका 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए।
तो 18 और 12 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 का गुणनखंड 2 तिया 6 तिया 18 और 12 का आपका गुणनखंड 2 दूनी 4 तिया 12। तो इसलिए एलसीएम कितना हो गया दोनों का, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। कॉमन का मतलब है कि एक ही स्थान पर कब ये मिलेगा, तो सबसे छोटा संख्या इसमें है 2 को 2 है तो 2 को 2 लिख दीजिए, 2 से बड़ा संख्या 3 है और सबसे ज़्यादा 3 इसमें है तो ये दोनों 3 लिख दीजिए। तो ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यानी 36 मिनट के बाद क्या होगा कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर आपको मिल जाएगा। तो आपको एक राउंड में, 2 राउंड में क्या होगा, 2 राउंड में 18 दूना 36 मिनट पूरा हो जाएगा। किसका, ये आपका कौन तेज दौड़ रहा है, ये सोनिया का, और रवि थोड़ा सा स्लो दौड़ रहा है ना, 12 नहीं, रवि तेज दौड़ रहा है। तो ये सोनिया को 2 राउंड दौड़ेगी तब तक रवि 3 राउंड दौड़ जाएगा। क्योंकि रवि जो है मान लीजिए कि 3 राउंड दौड़ेगा तो 12 तिया 36 मिनट, यानी 2 राउंड दौड़ने में 36 मिनट लगेगा सोनिया को, और रवि को कितना राउंड दौड़ेगा, सोनिया 2 राउंड दौड़ पाएगी और रवि 3 राउंड दौड़ जाएगा 12 तिया 36 मिनट में, 3 राउंड दौड़ जाएगा। और ये 2 राउंड में जहाँ पहुँचेगी उतना 3 राउंड में ये पहुँचेगा रवि, नहीं रवि जो है 3 राउंड दौड़ के जहाँ पहुँचेगा, सोनिया 2 राउंड दौड़ के वहाँ पहुँचेगी। यानी ये आपको 36 मिनट के बाद क्या होगा कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर जहाँ से ये दोनों चलना शुरू किया था यहाँ दोनों आ जाएगा 36 मिनट के बाद। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा एक्सरसाइज है 1.2, इसको हमने आज पूरी तरह से समाप्त किया। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देखिए और अपने कॉपी में नोटबुक बनाते चलिए। और जो भी हम पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं तो उसका भी आप एक नोटबुक बनाते चलिए और आप वीडियो देखिए, इससे आपको जो समझ में नहीं आती है वो समझ में आ जाएगा। और आप रीडिंग के लिए आप हर सब्जेक्ट के लिए आप 30 से 35 मिनट निकाल लीजिए। इसमें हम जो तैयारी करवाएंगे उसको सिर्फ रीडिंग देते जाना है और वीडियो देखते जाना है। आपका एग्ज़ाम का एक एक जो प्रश्न होगा उसका जवाब दे पाने की आप स्थिति में होंगे। तो चलिए, चूँकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप इस चैनल के डेवलपमेंट के लिए, इसको ग्रो करने के लिए अपना सब्सक्राइबर बढ़ाइए और अपने स्कूल के और जो दूसरे भी स्कूल के आपके दोस्त हैं जो 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं उनको ये शेयर कीजिए। और जो भी छात्र जो हमसे मेरा नंबर नहीं जानते हैं तो उनको हम यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए हैं, वो अपना नाम और नंबर इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम उनको अपने लिंक में ले लेंगे और जब कभी भी कोई सुझाव होगा तो हम उन्हें देते रहेंगे। तो चलिए, आज हम अपना जो लेक्चर है ये एक्सरसाइज 1.2 का हम यही समाप्त करते हैं और अगले दिन हम सोशल साइंस को स्टार्ट करेंगे।